अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेलंगाना में इम्तिहानात के मौसम का आगाज़ होने वाला है। इंटरमीडिएट और एसएससी के एग्ज़ाम्स की वजह से बच्चों में एक बेचैनी और एक इज़्तिरारी कैफियत पाई जाती है और एक ज़हनी दबाव में तलबा और उनके सरपरस्त होते हैं। तो औलियाए तलबा और तलबा के ऊपर जो नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं, उसके लिए, उसके हल के लिए और इम्तिहानात की तैयारी किस तरह करें और इम्तिहानगाह का माहौल किस तरह होना चाहिए, ये तमाम मसाइल के ऊपर हैदराबाद की अदबी, समाजी और तालीमी प्रोग्राम्स की शख्सियत जो रोए रवा हैं और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आपको बतौर गेस्ट लेक्चरर के मदऊ किया जाता है और समाज के सुलगते हुए मसाइल, जो तालीमी मसाइल हो या समाजी या बच्चों में आजकल जो बेरारवी, गुमराही और तालीम से दूरी के जो मामलात है, उसके बारे में अपने मज़ामीन के ज़रिए जनाब अशफाक़ राशिद साहब, जो सदर मुदर्रिस हैं गवर्नमेंट स्कूल ख्वाजा नगर के, उसके अलावा रोज़नामा एतमाद में अपने आर्टिकल्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ उन्वान पे अदबी और तालीमी मज़ामीन बहुत अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। उसके अलावा आपको अदबी ख़िदमत के सिले में और कानम-ए हयात का अवार्ड भी दिया गया। उसके अलावा रहमतुल्लिल आलमीन के उन्वान पर भी आपको अदबी ख़िदमत के लिए और तलबा की रहनुमाई और तालीमी मैदान में बेहतर ख़िदमत के लिए अवार्ड दिया गया और असातिज़ा बरादरी के भी मसाइल को हल करने में और मुख्तलिफ़ असातिज़ा के मसाइल के बारे में बेहतरीन मशवरों से आप हमेशा टीचर्स वगैरह को अपने मसाइल को हल करने के लिए हमेशा अच्छे अपने मुफीद मशवरे देते हैं। जनाब अशफाक़ राशिद साहब मोहताज तारुफ़ नहीं है, लेकिन अपने ख़यालात के ज़रिए मैं आपके बारे में आपके सामने पेश किया। जनाब राशिद साहब, इम्तिहानात क़रीब आ रहे हैं और तलबा पे जो नफ्सियाती असरात मुरतब हो रहे हैं, उसके लिए आप अपने इज़हार ख़याल कीजिए। बहुत शुक्रिया मोहतरम वाली जनाब सैयद अकबर मोइनुद्दीन साहब। नाजरीन, मैं सबसे पहले ज़ेड चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस सुलगते हुए मौजू पर बात करने के लिए मदऊ किया है। सुलगता हुआ मौजू इसलिए कह रहा हूँ कि इम्तिहानात का जो मौसम है, उसमें न सिर्फ तलबा बल्कि औलियाए तलबा भी खौफ में आ जाते हैं, उस मौसम की ज़द में आ जाते हैं। इसके एक नफ्सियाती असरात होते हैं इम्तिहानात के, जिससे तलबा को गुज़रना पड़ता है। अब इन नफ्सियाती असरात में तलबा को सबसे पहले तो एक खौफ इम्तिहान का सताता है कि इम्तिहान में क्या होगा, किस तरह से हम इम्तिहान लिखेंगे, हमारे क्या नताइज बरामद होंगे। तो इस खौफ से तलबा मुतासिर होते हैं, उसमें उनकी सेहत भी बिगड़ जाती है। सर दर्द, आपके ख़य, मतली, बुखार, ये चीज़ें हैं जो तलबा को मुतासिर करती हैं। और इसकी वजूहात में जो वजह है, कई वजूहात है। सबसे पहले तो तलबा का जो अपने साथियों के साथ मुसाबिक़ती मुकाबला होता है, जो मुसाबिक़त होती है वो होती है कि अरे भाई
मेरे क्लास का फ़लाँ बच्चा, मेरा दोस्त इतने मार्क्स ला, मैं कितने मार्क्स लाऊंगा। इन निशानात को देखकर मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे असातिज़ा क्या बोलेंगे। फिर जो रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं उनको भी लेकर दबाव होता है कि एक ख़ानदान से कई बच्चे इम्तिहानात लिखते हैं, तो फ़लाँ की बच्ची, फ़लाँ का बच्चा इतने निशानात ला लेगा, मैं नहीं ला पाऊँगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो दबाव होता है वो वालिदैन का होता है, उनके एक्सपेक्टेशंस कि मेरे वालिदैन मेरे से इतना उम्मीदें रखी हैं, अगर मैं ये टारगेट अचीव नहीं किया या मेरे नताइज उस तरह से नहीं आए तो क्या होगा। तो ये तमाम बातें हैं जिससे तलबा खौफ में आ जाते हैं। और बिसा औक़ात तो ख़ुदकशी जैसे वाक़यात भी रोनुमा होते हैं। जब दबाव हद से बढ़ जाता है और उनकी सही काउंसलिंग नहीं की जाती, वो किसी से बात नहीं करते हैं, तो बिलाखिर ख़ुदकशी जैसा इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ मैं ये बात बताना ज़रूरी समझूँगा कि हमारी जो दोनों तेलुगु रियासतें हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सारे मुल्क में तलबा की ख़ुदकशी के वाक़यात में सर फ़हरिस्त है। तो ये जो दबाव है इसकी और वजह क्या है बोले तो तलबा की अपनी जो दरकार तैयारी है, जो मेहनत है इम्तिहानात को लेकर, उससे दूरी भी है। वो जितनी मेहनत करते हैं, उनको जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत से राह फरार इख्तियार करते हैं। दूसरे जो मेहनत किए हुए होते हैं वो भी एक अदम एतमाद की वजह से या मनफी सोच की वजह से घबरा जाते हैं। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो इम्तिहान तो तलबा की ज़िंदगी का सबसे डरावना लफ्ज़ इम्तिहान है, और इम्तिहानात की भी अपनी अहमियत है। जब तक आप इम्तिहानात को सर नहीं करेंगे, आप अपनी मंजिल मकसूद को पा भी नहीं पाएंगे। तो इम्तिहानात से गुज़र कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी में नाम ऊंचा कर सकते हैं। इम्तिहानात की अपनी अहमियत है, उनसे घबराना नहीं चाहिए हमारे को। खौफ से कुछ नहीं होता हासिल, खौफ से कुछ नहीं होता हासिल, खौफ से तुम दूर निकल आओ तो कोई बात बने। तो इसके लिए ये चाहिए कि हम जो हमारे अभी जो बक़ी आयाम है, जितने भी दिन बाकी हो एग्ज़ाम के लिए, इम्तिहानात के लिए तैयारी मनसूबाबंद तरीक़े से तैयारी करें हम, कि कितने मज़ामीन हैं उनको एक वक्त देकर उनकी तैयारी करें, और जो मज़ामीन मुश्किल समझे जाते उनको सुबह के औक़ात में पढ़ना चाहिए। सुबह 4 बजे से 8 बजे का जो वक्त होता है वो पढ़ाई के लिए सबसे मौजू वक्त माना जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी चहलकदमी करनी चाहिए, नमाज फ़जर के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, और थोड़ी चहलकदमी या आप हल्की फुल्की वर्जिश करेंगे तो इससे आपके जिस्म तरोताज़ा रहेगा, और आपको जो सुबह के वक्त में जो आप जो भी पढ़ेंगे वो दिमाग में अच्छी तरह से आपके महफूज हो जाएंगे वो मज़ामीन। तो जो मुश्किल मज़ामीन हैं उनको सुबह के वक्त पढ़ा जाए, और जो दूसरे मज़ामीन हैं आप अपने एतबार से, अपने हिसाब से, जिस लिहाज से आप मौजू समझते हैं उनको वक्त दीजिए, और आसानी से मुश्किल की तरफ जाइए। आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आपके हौसला बुलंद होते जाएगा, आपको एतमाद आता जाएगा, और सोच मुस्बित होनी चाहिए कि ऐसा होगा तो क्या होगा, मैं नहीं पढ़ूंगा तो कुछ नहीं होगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं, आप कुछ नया करने मत जाइए। आप जो भी पढ़े हैं उसका इआदा करिए, बार बार पढ़िए, उसकी मश्क कीजिए। आप जितना लिखने की मश्क करेंगे आपको उतना सा जवाबात ज़हन नशीन हो जाएंगे आपके। जनाब राशिद साहब, तलबा इम्तिहानात की तैयारी कैसा करें और इसमें सरपरस्तों का क्या रोल होना चाहिए, इस बारे में आप तफसीली इज़हार ख्याल कीजिए। सरपरस्तों का भी दबाव होता है, और सरपरस्तों की जानिब से ही बाज़ वक़्त क्या है बेजा उनके ऊपर बहुत ज़्यादती की जाती है, तो उसके बारे में आप इज़हार ख्याल करें। जी अकबर साहब, अभी जैसा मैंने वो बताया कि जामा मनसूबे बंदी के साथ इम्तिहानात की तैयारी करनी चाहिए,
तो आप उसके लिए एक अपने आप को एक मखसूस जगह पर रखें अपने घर में, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। उसके अलावा आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई ना करें, उससे आपकी जो तवज्जो है वो भटकने के इम्कानात होते हैं। तो वक्फ़े छोटे छोटे पढ़ाई के दौरान आप छोटे छोटे वक्फ़े ले सकते हैं तलबा, जिससे थोड़ा सा जहन फ्रेश होता है, या आप कुछ ऐसी अपने मशगलात करिए जिससे आपको ताज़गी महसूस हो, आप या फ्रेश हो ब्रेक के बाद। तो छोटे छोटे ब्रेक्स दौरान ही इम्तिहानात लेनी चाहिए। और एक बात जो अहम बात है कि बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि रात भर पढ़ते और दिन में सो जाते, ये नहीं करना चाहिए। नींद जो है वो आधी ग़िज़ा मानी जाती है। आपको 7 घंटे की नींद ज़रूरी है। जब तक आप नींद नहीं लेंगे आपका जिस्म तरोताज़ा नहीं रहेगा, आपको एक दिन भर गुनूदगी की कैफियत रहेंगी। तो आप 7 घंटे की नींद मुकम्मल करें अपनी, वरना आपके जो जिस्म के सिस्टम से वो सिस्टम्स पूरे ख़राब हो जाएंगे। सबसे पहले आपको नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट होगा, फिर उसके बाद डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब होगा, तो आपकी सेहत बिगड़ जाएंगी। इम्तिहानात के ज़माने में सेहत की सबसे अहमियत होती है। और जब सेहत की बात आई तो ग़िज़ाओं की भी बात आती है कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिनसे आपकी सेहत अच्छी रहे। तरकारियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं आप, और चिकनी ग़िज़ाओं से आप इज्तनाब करें, और ज़्यादा चाय वगैरह भी ना पिए। चाय से क्या होता है बोले तो आपको भले ही जागने में मदद होगी, मगर आपकी सोच की शफाफियत को ख़त्म कर देती चाय। और आप मुस्बित रहे, अहम चीज़ इम्तिहानात का जो वक्त होता है वो उसमें बिल्कुल अपने आप को मुस्बित रखना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं ये करके बताऊँगा। और इसके लिए आप अपने दूसरे साथियों से बात मत करें कि आपकी तैयारी कितनी हुई, आप कितना पढ़े। अगर आप वो कहेंगे कि उन्होंने आपकी तैयारी से ज़्यादा उनकी तैयारी बताएंगे तो आप जहनी पस्ती में चले जाएंगे। तो ऐसा मत करें, आप अपनी तैयारी करें। और एक बात याद रखें कि आपका मुकाबला आपसे है, दूसरों से कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान की अलग अलग ज़हनी सतह देकर उसको दुनिया में भेजा है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ना किसी की उंगलियों के निशान बराबर है। तो आप अपना मुकाबला आपसे करें। आप पिछले गुज़िश्ता इम्तिहानात में आप कितने निशानात लाए थे, जैसा कि अब ये SA1 है, SA2 है या क्वार्टरली होते हैं, उन निशानात से आपको बढ़ के लाना है। बस ये तय कर लें आप, ये नहीं कि फ़लाँ मेरा दोस्त है या मेरी रिश्तेदार है या मेरा भाई है रिश्तों का, उसने इतने मार्क्स लाया था मेरे को इतने लाना है, वो नहीं। आप अपने से मुकाबला करें, आप गुज़िश्ता के मुकाबले में ज़्यादा निशानात लाने की कोशिश करें। तो ये सबसे अहम बात है। और गवर्नमेंट स्कूल्स के जो तैयारी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। अभी SSC के तो वहाँ पर प्री फाइनल्स हो रहे हैं, और हुकूमत की जानिब से आला अहदेदारान को ज़िम्मेदारी दे दी गई है कि वो स्पेशल क्लासेस की भी निगरानी करे। वहाँ के नताइज भी हर साल बेहतर आ रहे हैं, हमारे असातिज़ा किराम भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उस बारे में। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने आप पर भरोसा रखें, खुद एतमादी रखें। और एक बात यह है कि जो असर हाजिर का फितना है, जिसको मैं हर मेरे मजमून में कहता हूँ कि हाइड्रो बम जन बम से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। आपको इससे दूर रहना चाहिए। अगर आप जब तक सैक्रिफाइसेस नहीं करेंगे, आप कुर्बानी का जज्बा नहीं होगा, आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आप इम्तिहानात तक ये असर हाजिर के फितने मोबाइल फ़ोन से दूर रहे। मैं फितना इसीलिए कह रहा हूँ कि उसमें अच्छे भी है बुरे भी है, मगर शैतान जो है वो तलबा के साथ ज़्यादा होता है, नेक लोगों के साथ ज़्यादा होता है। तो आपको बिगाड़ने की, आपके नताइज पे ख़राब असर डालने की कोशिश करेगा वो। तो आप उनसे दूर रहें, और शादी ब्याह दीगर तकारीब से भी दूर रहें। अपनी तैयारी करें आप, और रिवीजन करते रहिए, इआदा करते जाइए, मशक़ करते जाइए। और गुज़िश्ता के जो पर्चे, इम्तिहानी जो पर्चे होते हैं, उनको हल करिए आप। उन इम्तिहानी पर्चों से आपको एक बात ये मालूम हो जाएगी कि जवाबात किस तरह तहरीर किए जाएँ, यह आपको होगा। और एक बात रही कि सरपरस्तों का रूल तो हमेशा ही अहमियत का हामिल रहा है। अपने बच्चों की तालीम व तरबियत में सरपरस्तों का रूल ही सबसे अहम होता है। और दौरान इम्तिहानात या इम्तिहानात से पहले तो इस रूल की बहुत
अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस वक्त बच्चे बिल्कुल ही हिस्सास होते हैं। ख़ासकर लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हिस्सास होती हैं। उनको डराने डांटने की कोशिश मत कीजिए। आप बेशक वालिदैन हैं, माँ बाप है, आप उनसे एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, मगर इतना भी ना करें कि वो दबाव के तले कुछ गलत इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाए। तो सरपरस्त हजरात अपने बच्चों की हिम्मत अफजाई करें, उनको अब इस वक्त एक सपोर्ट की ज़रूरत है। वो आपकी हिम्मत अफजाई के मुंतज़िर हैं, उनके लिए दुआ करें कि वो अच्छे से अच्छे निशानात से कामयाब हो, और दूसरों से उनका तकाबुल मत करे। तुम क्या पढ़े, तुम कितने मार्क्स लाए, उन्होंने कितने लाए, ऐसा मत करे ऐसा। तो ये रही सरपरस्तों के रूल की बात। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इम्तिहानात से पहले की जो इम्तिहान के दिन की पहले की तैयारी है, आप तमाम चीज़ें अपने हॉल टिकट्स वगैरह सब रख लें, तैयार कर लें अपने कंपास बॉक्स को, और 2 दिन पहले आप अपनी इम्तिहानगाह की निशानदेही कर लीजिए। क्योंकि अगर आप जिस दिन इम्तिहानगाह को जाएंगे उस दिन आप पर एक हैबत तारी रहेंगी, एक फ़िक्र रहेंगी कि क्या होगा किधर होगा। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जा रही है इम्तिहान के दिन, खासकर शुरू के जो इम्तिहानात होते हैं। तो 2 दिन पहले आप इम्तिहानगाह की निशानदेही कर लीजिए, जिससे आपको पता भी चलेगा कि कितना फासला है आपके इम्तिहानगाह का आपके घर से। फिर जब आप इम्तिहानगाह में जाएंगे तो बिल्कुल ही आराम से रहिए। अपना वहाँ पर रूल नंबर आपको बताया जाएगा, और रूल नंबर देखकर आप अपने रूम में चले आइए। बिल्कुल ही एतमाद से पुरएतमाद रहिए। वहाँ पर आपको यही वक्त रहता है अपने जो मुज़ाहरा है, जो तालीमी मुज़ाहरा है, उसका जो आपने सीखा है, पढ़ा है, उस मुज़ाहरे को वहाँ पर आपको बताना है, अमली तौर पर काम करना है। असातिज़ा और वालिदैन तो आपको पीछे से आपको तैयार किए, मगर आप वहाँ पर आप ही होते हैं। तो अपने जो आंसर शीट्स रहती है OMR के साथ वो ले लीजिए, OMR को अच्छा फिलअप कर दीजिए। उसमें अब आपको सिर्फ रूम नंबर देना है, और आपका जो एडिशनल्स है उसका भी जो नंबर्स लिखना है। रूल नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पर्चा को पढ़ने के लिए वक्त दिया जा रहा है, अच्छा 15 मिनट तक आप उसका मुतालिया कीजिए। वो आपको दौरान मुतालिया ही समझ में आ जाएगा कि कितने सवालात है, सवाल का जवाब कैसा लिखना है। होने के बाद पेपर को अच्छी तरह से लिखिए। जो तवील आंसर होते हैं उनको पहले करिए, मुख्तसर जवाबात को बाद में लिखिए आप। क्योंकि अगर मुख्तसर जवाबात पहले तहरीर करने जाएंगे आप तो वक्त नहीं रहेगा, आप उलझ जाएंगे। तो इस तरह से ऐसा ही है, आपके पहले तवील, फिर मुख्तसर, फिर और मुख्तसर। और ऑब्जेक्टिव को अच्छा पढ़िए। ऑब्जेक्टिव में उसमें आप कुछ उसको ओवर रेटिंग मत कीजिए, और ABCD जो है वो कैपिटल दीजिए। तो इस तरीके से खुशखती का ख्याल रखिए, आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिए। खुशखती जो होती है वो मुम्तहिन पे बहुत अच्छा असर डालती है। जब इम्तिहान पूरा हो जाएगा आपका तो उसको सीरियल वाइज जो आपका आंसर शीट्स रहती, फिर उसके बाद आपका एडिशनल से, फिर ऑब्जेक्टिव है या एडिशनल है तो अब एक बुकलेट दे दी जा रही है, उसी में ख़त्म करना है आपको। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव, फिर आपके मैप्स वगैरह जो हैं वो दे के एक 5 मिनट या 10 मिनट वक्त बचा तो पर्चे की अच्छी तरह से जांच कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जब मुतमईन हो जाएंगे आखिर तक आपके इन्विजिलेटर को, निगरानगार को पेपर दे दीजिए, घर आइए, आराम करिए। जेड चैनल के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने तलबा की रहनुमाई के लिए जनाब अशफाक राशिद साहब का ख़यालात और उनके तजुर्बात को नाज़रीन के लिए पेश किया। तलबा यकीनन इससे मुस्तफ़ीद होंगे। मैं चैनल की जानिब से और तमाम तलबा जो इससे इस्तेफ़ादा करने वाले हैं उन तमाम की जानिब से जनाब अशफाक राशिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आपने जो वक्त दिया है उसके लिए आपको इसका बेहतरीन अजर अता करे, और इसी तरह हमेशा आप तलबा की रहनुमाई करते रहें। खुदा हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378, या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद।
आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।